नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य 1100 प्रश्न उत्तर पाठ 8। अभी तक हम 7 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 700 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल के प्रमुख गद्य विधाएं हैं, जैसे उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, जीवनी, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज 8वां क्लास है और आज भी हम 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, DSSB, NVS और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी भाषा के प्रथम रिपोर्टाज लेखक कौन है। ये प्रश्न आपका टीजीटी, पीजीटी, नेट, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के प्रथम रिपोर्टाज लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिवदान सिंह चौहान। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टाज की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। तो रिपोर्टाज की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मीपुरा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीपुरा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो लक्ष्मीपुरा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूपाभ। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, रूपाभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई रिपोर्टाज किसका है। तो मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, इसके रचयिता कौन है, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, शिवदान सिंह चौहान। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तूफानों के बीच, तो तूफानों के बीच रिपोर्टाज के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, रांगे राघव। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का अकाल, तो बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, रांगे राघव। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रांगे राघव। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों में प्रेममय संगीत, तो पहाड़ों में प्रेममय संगीत रिपोर्टाज के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र नाथ अश्क। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, उपेंद्र नाथ अश्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध यात्रा, तो युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्षण बोले कण मुस्काई, तो क्षण बोले कण मुस्काई रिपोर्टाज के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रभाकर इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में उपनाम से जुड़े प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, जैसे प्रभाकर, त्रिशूल, धूमिल, अज्ञ, निराला, हरियोध, प्रेमघन। तो इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर कई बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाट का मोर्चा, तो प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए,
शमशेर बहादुर सिंह, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अपोलो का रथ, तो अपोलो का रथ इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत वर्मा, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। एकलव्य के नोट्स, तो एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, फणीश्वर नाथ रेणु, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राग एक स्वप्न, तो प्राग एक स्वप्न रिपोर्टाज के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, निर्मल वर्मा, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, निर्मल वर्मा। मुक्ति फौज, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मुक्ति फौज के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, श्रीकांत वर्मा। क्रांति करते हुए आदमी को देखना, इसके रचयिता कौन है? क्रांति करते हुए आदमी को देखना, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पे प्रश्न पूछा गया है निम्न में से प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इनमें से प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2। तो संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं, वैदिक और लौकिक, ये दोनों जो हैं ये 2 रूप हैं, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो वेदों की भाषा जो है वो क्या मानी गई है, या वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वैदिक संस्कृत, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, वैदिक संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के 2 रूप इनमें से कौन कौन से हैं? तो संस्कृत के 2 रूप इनमें से कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ख और ग, ये दोनों सही हैं, यानी लौकिक और वैदिक ये दोनों जो हैं बिल्कुल सही है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामायण और महाभारत की रचना जो है ये किस भाषा में हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लौकिक संस्कृत, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा की अवधि इनमें से कौन सी है? तो संस्कृत भाषा की अवधि जो है इनमें से क्या मानी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो संस्कृत भाषा की अवधि जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शतम और केटुम किस भाषा परिवार के अंग हैं? तो शतम और केटुम किस भाषा परिवार के अंग हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारोपीय। तो ये जो है भारोपीय भाषा परिवार के अंग हैं, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा भाषा परिवार सबसे बड़ा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कौन सा भाषा परिवार सबसे बड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारोपीय। तो भारोपीय भाषा परिवार इनमें से सबसे बड़ा है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारोपीय परिवार की भाषाएं किस प्रकार की मानी जाती हैं? तो भारोपीय परिवार की भाषाएं जो हैं ये किस प्रकार की मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्लिष्ट योगात्मक। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी भाषा क्या है? तो दुनिया में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंदारिन, उत्तरी चीनी भाषा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये दुनिया में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी भाषा मानी जाती है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भाषा सर्वेक्षण के दौरान कितनी भाषाओं का चिन्हित किया है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने भाषा सर्वेक्षण के दौरान कितनी भाषाओं को चिन्हित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 179। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाग भाषा परिवार किस भाषा परिवार को कहते हैं? तो नाग भाषा परिवार किस भाषा परिवार को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीनी तिब्बती। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। तो कुल 3 वर्गों में बांटा गया है भारतीय आर्य भाषाओं को। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को किन 3 वर्गों में बांटा गया है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय आर्य भाषाओं को कौन से 3 वर्गों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ए, बी और सी तीनों सही है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। फिर आता है मध्य भारतीय आर्य भाषा, इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। और फिर आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कई बार जो है ये प्रश्न पूछा गया है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय क्या है या इसकी समय सीमा क्या है? तो इसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की जननी क्या है? तो हिंदी भाषा की जननी किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार से कौन आते हैं? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार से कौन आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक संस्कृत का समय क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो वैदिक संस्कृत का समय सीमा या समय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो वैदिक संस्कृत का समय है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत की समय सीमा क्या है? तो लौकिक संस्कृत की समय सीमा क्या है? तो इसका समय है ऑप्शन नंबर बी 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत की समय सीमा मानी जाती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली भाषा की समय सीमा क्या है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पाली भाषा की समय सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आर्य भाषा परिवार में कौन सी भाषा है? तो आधुनिक आर्य भाषा परिवार में कौन सी भाषा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृत भाषा की समय सीमा क्या है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है प्राकृत भाषा की समय सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश भाषा की समयावधि क्या है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है अपभ्रंश भाषा की समय सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5। तो 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियां आती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5 बोलियां आती हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो इसका
करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3, वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। बाकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां मानी हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां मानी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी हिंदी की 5 बोलियां मानी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा को दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो हिंदी भाषा को दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3। तो तीसरा या तीसरे सबसे बड़े भाषा के तौर पर हिंदी को माना जाता है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रावधान है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये पूछा गया है। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 343 से 351। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, 343 से 351। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया था? तो हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1949। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब संविधान बना उस समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? तो जब संविधान बना तो उस समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं वर्णित है? तो अब संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 22। पहले 14 और अब 22। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा वर्ष 2004 में संविधान में कितनी भाषाएं शामिल की गई थी? तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा वर्ष 2004 में संविधान में कितनी भाषाएं शामिल की गई थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2004 में संविधान में शामिल की गई भाषाएं क्या हैं? तो वर्ष 2004 में संविधान में शामिल की गई भाषाओं के नाम क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई सभी। तो ये सभी शामिल की गई थी, वो हैं बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। तो बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली ये शामिल की गई थी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डोगरी निम्न में से किस प्रदेश की भाषा है? तो डोगरी जो है ये इनमें से किस प्रदेश की या किस राज्य की भाषा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। तो आपका डी ऑप्शन सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की भाषा संबंधी प्रावधान है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की भाषा संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 120। तो आर्टिकल 120 में संसद की भाषा संबंधी प्रावधान मिलते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा संबंधी निर्देश दिए गए हैं? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा संबंधी निर्देश दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 210। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, आर्टिकल 210। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी को संविधान की किस धारा में राजभाषा घोषित किया गया है? तो हिंदी को संविधान की किस धारा में राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 344। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस धारा में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो संविधान के किस धारा में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 351। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आर्टिकल 351। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों संबंधी प्रावधान संविधान के किस धारा में वर्णित है? तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों संबंधी प्रावधान संविधान के किस धारा में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 350। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1963। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1963। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा अधिनियम कब संशोधित हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम जो है ये कब संशोधित हुआ था? तो ये संशोधित हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1967। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ था? तो राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1968। तो राजभाषा संकल्प पारित हुआ था 1968 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी? तो राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 9। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो राजभाषा आयोग की नियुक्ति हुई थी ऑप्शन नंबर ए, 7 जून 1955।
तो 7 जून 1955 आपका सही उत्तर है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी.जी. खेर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, बी.जी. खेर। राजभाषा आयोग में कितने सदस्य थे? तो राजभाषा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 21 सदस्य थे राजभाषा आयोग में। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग ने कितनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? तो राजभाषा आयोग ने कितनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 19। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क श्रेणी में सम्मिलित राज्य कौन है? तो निम्न में से क श्रेणी में सम्मिलित राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से ख श्रेणी में सम्मिलित राज्य कौन सा है? तो निम्न में से ख श्रेणी में सम्मिलित राज्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुजरात, चंडीगढ़ और पंजाब ये ख श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, गुजरात, चंडीगढ़ और पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण भारत प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ मिलता है या कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। तो दक्षिण भारत प्रचार सभा का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मदन मोहन मालवीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न आपका टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1910। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों में केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है? तो राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों में केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदी और अंग्रेजी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति जो है ये किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्धमागधी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अर्धमागधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाती बोली किस उपभाषा की बोली है? तो मेवाती बोली जो है ये किस उपभाषा की बोली मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। मेवाती जो है ये राजस्थानी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मगही। मगही जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ना कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बघेली। बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी कन्नौजी, कौरवी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली ये जो हैं ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ब्रज बोली क्या है? ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ब्रज बोली क्या है, किस प्रकार की भाषा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रज मिश्रित बंगला। तो ब्रज मिश्रित बंगला भाषा जो है उसको ब्रज बोली कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? तो इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ी। तो आपका छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ना कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत। बाकी मैथिली, मगही और भोजपुरी ये बिल्कुल सही है। बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? तो बिहारी हिंदी या बिहारी भाषा का विकास जो है ये किस अपभ्रंश से हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मागधी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, मागधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक की भाषा क्या है? तो त्रिपिटक की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाली। ये जो है पाली भाषा में लिखी गई है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये बौद्ध धर्म की पुस्तक मानी जाती है त्रिपिटक। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पाली भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1800 ईस्वी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस कॉलेज में हिंदी भाषा की उन्नति के लिए कई कदम उठाए गए थे। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की स्थापना किसने की? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। महात्मा गांधी ने चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पंजाबी भाषा का विकास जो है ये किस अपभ्रंश से माना जाता है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पैसाची। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, पैसाची। चलिए आगे बढ़ते हैं। खस किस भाषा का विकास हुआ था? तो खस से जो है किस भाषा का विकास हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी। तो पहाड़ी भाषा का विकास हुआ था खस से, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राचड़ अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली? तो ब्राचड़ अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंधी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, सिंधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास प्रचार प्रसार के लिए गठित प्रथम संस्था का नाम क्या है? तो राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास प्रचार प्रसार के लिए गठित प्रथम संस्थान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागरी प्रचारणी सभा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, नागरी प्रचारणी सभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कौरवी। इसको जो है कौरवी भी कहा जाता है, इसको सरहिंदी भी कहा जाता है। इसके कई नाम हैं खड़ी बोली के, कौरवी, सरहिंदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है या उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डिंगल। तो डिंगल, पिंगल ये जो हैं ये अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी अबहट, अबहत और देश भाषा ये जो हैं ये अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियोगात्मक भाषा इनमें से कौन सी है? तो वियोगात्मक भाषा जो है इनमें से कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1000 ईस्वी। तो 1000 ईस्वी तक या 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर, उज्जैन एवं देवास किस बोली के क्षेत्र हैं? तो इंदौर, उज्जैन एवं देवास ये किस बोली के क्षेत्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मालवी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मालवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर एवं सवाई माधोपुर में राजस्थानी की कौन सी बोली बोली जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। जयपुर एवं सवाई माधोपुर में राजस्थानी की कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ढूढानी।
तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती आही जामे मारम प्रेम का सवे सराहें ताही। ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती आही जामे मारक प्रेम का सवे सराहें ताही। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जायसी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, जायसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देसिल बना सब्जन मिठा, ये कथन किसका है? ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है। तो देसिल बना सब्जन मिठा, ये कथन किसका है? तो ये लिखा है, तो ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो संदेश राशक के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल रहमान। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो संदेश राशक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना इनमें से कौन सी है? तो धनपाल की रचना इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भविष्यत कथा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, भविष्यत कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांस्कृतायन किसे मानते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांस्कृतायन ने किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरहपा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सरहपा को राहुल सांस्कृतायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, और सरहपा को और भी कई विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो सरहपा जो हैं इनको सर्वसम्मति के साथ हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाहुड़ दोहा रचना किस जैन कवि की है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो पाहुड़ दोहा रचना किस जैन कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम सिंह। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? तो शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, हेमचंद्र। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, हेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्पदंत का समय कौन सा है? तो पुष्पदंत का समय सीमा क्या है, या वो किस समय में आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10वीं शती। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हेमचंद्र का समय क्या है? तो अब पूछा गया है कि हेमचंद्र का समय क्या है? तो इनका समय है ऑप्शन नंबर सी, 11वीं शती। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमचंद्र का बचपन का नाम क्या था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हेमचंद्र का बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चांगदेव। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है।
तो हेमचंद्र का बचपन का नाम था चांगदेव। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस किए और आज हमारा पार्ट 8 यहाँ पे समाप्त हुआ। और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बाकी है और ऐसे पार्ट वाइज हम संपूर्ण 1100 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।